हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज मैं चर्चा करूंगा बिहार में होने वाले उठापटक पर। राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में इतना तेजी से करवट बदला कि वहां देखते ही देखते सरकार बदल गई, जबकि जिस दिन सरकार बदली उसके एक हफ्ते पहले तक यही कहा जा रहा था कि बिहार इंडिया के लिए यानी इंडिया गठबंधन के लिए यानी कि विपक्ष के लिए सबसे मजबूत जमीन है। तो क्या वो जमीन मजबूत नहीं रह गई? क्या वहां सब कुछ एनडीए यानी मोदी सरकार के पक्ष में चला गया, भाजपा के पक्ष में चला गया? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस संदर्भ में आपको तीन बातों को ध्यान देना होगा। पहली बात कि नीतीश कुमार की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है समाज में। वो इस तरफ भी थे तो इधर के लोग अगर फूले थे यानी आरजेडी, कांग्रेस, इंडिया अलायंस के लोग कि नीतीश जी हमारे साथ हैं, तो उनकी गलतफहमी थी। समाज में उनकी लोकप्रियता, उनकी स्वीकार्यता बहुत कम थी। तब बीजेपी के लोग उन पर तंज कसा करते थे। आज उसी तरह से जब वो एनडीए की तरफ गए हैं तो भले ही वो मुख्यमंत्री के तौर पर एनडीए में गए हैं, लेकिन उनकी स्वीकार्यता बहुत कम है। दूसरी ओर बिहार में जो 17 महीने की सरकार चली है, इसमें दो बड़े कार्य हुए हैं और बहुत बड़े स्तर के कार्य हुए हैं। उनमें से एक है लाखों में भर्तियां होना, सरकारी नौकरी। आप जानते हैं कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश सरकारी नौकरियों के लिए जाना जाने वाला इलाका है। यानी यहां के लोगों के पास कोई उद्योग धंधा नहीं है। यहां अगर किसी की नौकरी लग जाती है, सिपाही बन जाए, क्लर्क बन जाए, यहां तक कि वो सफाई कर्मी बन जाए, तो उसकी शादी विवाह अच्छे हो जाते हैं। ऐसे में बिहार सरकार ने नीतीश कुमार और तेजस्वी के रहते हुए जो सरकारी नौकरियां दी हैं लोगों को, उसमें जनता का यह पूरा मानना है कि ये नौकरियां तेजस्वी यादव की वजह से मिली हैं। यानी कि तेजस्वी यादव ने जो चुनाव के समय पर कहा था कि 10 लाख नौकरियां देंगे, जिस पर नीतीश कुमार मजाक उड़ाया करते थे कि पैसा कहां से आएगा, वह नौकरियां देने का काम जो नीतीश और तेजस्वी के गठबंधन ने किया, वो वास्तव में तेजस्वी यादव की देन थी। दूसरा, सामाजिक न्याय और जाति जनगणना का जो काम बिहार में हुआ, उसकी पूरी क्रेडिट तेजस्वी को चली जाएगी। अब तक उसमें नीतीश और तेजस्वी मिलकर बांट रहे थे, क्योंकि अगर नीतीश कुमार ये करने में सफल होते तो आज वो उन लोगों के साथ नहीं बैठते जिन लोगों ने जातिगत जनगणना के खिलाफ उसको रोकने के लिए तमाम तरह के अड़चने और अवरोध पैदा किए थे। बीजेपी के साथ रहते हुए नीतीश कुमार जी वैसे भी जातिगत जनगणना का श्रेय नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे वो ये श्रेय लेंगे तो बीजेपी पर सवाल उठेगा कि इतने सारे राज्यों में उनकी सरकारें हैं, तो वहां वो क्यों नहीं जातिगत जनगणना करवा ले रहे हैं, और क्यों नहीं नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अन्य राज्यों में जहां उनकी सरकारें हैं वहां जातिगत जनगणना कराए। मैं यहां पर रुक करके एक बात स्पष्ट कर दूं कि सवर्ण समाज के लोगों को जातिगत जनगणना से तनिक भी नहीं परेशान होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि पूरे भारत के किसी भी समाज के लोगों को जातिगत जनगणना से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जातिगत रिपोर्ट में जो खुलासे हो रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि ये भ्रम है कि ऊपर की जातियां बहुत अमीर हैं। 25% गरीब ब्राह्मणों में मिले हैं, 32-35%, 28% यादवों में मिले हैं, तो अंतर कितने का है? सच्चाई ये है कि ऊंची जातियों में कुछ लोग बहुत अमीर हैं। सच्चाई ये है, पूरी जनता अमीर नहीं है। तो जरा देखिए, सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है वो भी तेजस्वी के साथ, सरकारी नौकरी देने का मुद्दा भी तेजस्वी के साथ। लेकिन माइनस क्या है? इनके साथ माइनस है कि इनकी पार्टी के लंबे शासनकाल में बिहार की जो कानून व्यवस्था गड़बड़ हुआ करती थी, जिसमें एक तो सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ था जिसका लाभ इनको मिलता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इतना ज्यादा बिगड़ा था कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी बिहार में। वो हमेशा इनके ऊपर एक लांछन के रूप में आती है और समाज का बहुत बड़ा तबका कल्पना करके ही सिहर उठता है कि फिर कहीं उस तरह का शासन ना आ जाए, कहीं वैसी दुर्व्यवस्था ना आ जाए जहां पुलिस प्रशासन का कोई मतलब ना हो। बिहार में सड़कें नहीं बन पाती थी, इंजीनियर्स की दिन दहाड़े हत्या होती थी, रंगदारी मांगी जाती थी, ऐसा शासन चला है। लेकिन इसके काट में भी दो बातें अब समाज में आ गई। एक तो कि जो 17 महीने का शासन चला है,
जिसमें तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सरकार में रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी जेल से बाहर रहे हैं, लेकिन इस दौरान कानून व्यवस्था एकदम चुस्त दुरुस्त रही है, कहीं उस तरह से हो हल्ला नहीं सुनाई दिया है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जिस ताकत से लड़ने जा रहे हैं वे ताकतें ऐसी हैं कि भेष बदलने में माहिर हैं। इनको बदनाम करने के लिए वो ऐसा कुछ षड्यंत्र रच सकती हैं कि ये लगे कि इनके लोग जो है इस तरह से अपराध कर रहे हैं। जबकि तेजस्वी यादव का जो अब तक का व्यवहार उभर कर सामने आया है, उसमें यह चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था बनाए रखने के पक्ष में दिखाई देते हैं। हर तरह के न्याय की बात करते हैं, सरकार को मजबूत करने, सरकारी नौकरियां देने, सरकार पर दायित्व लेने की बात करते हैं। ये सबको सुनाई दे रहा है, सब लोग महसूस कर रहे हैं। ऐसे में इनके खिलाफ जो इनकी पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा, खासकर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के समय के बिगड़ी कानून व्यवस्था का जो इन पर दंश आता है, उसके दाग बहुत धूमिल हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी ओर वर्तमान बीजेपी सरकारें ऐसा कोई रोल मॉडल नहीं पेश कर पा रही हैं जिसमें हम ये कह सकें कि कानून व्यवस्था अच्छे से काम कर रही है। अच्छे से नहीं काम कर रही है, बल्कि हो ये रहा है कि अगर एक वर्ग का अपराधी है तो उसके घर पे बुलडोजर चला दो, और अगर दूसरे वर्ग का अपराधी है तो उसको सत्ता में बैठा दो। तो एक इतना डर गया कि अपराध नहीं कर रहा है, और एक इतना बेखौफ है कि उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर रहा है। इस पर हमें आपको क्या बताना है? जब ओलंपिक पदक विजेता बेटियां धरना देने को बाध्य होती हैं शिकायत दर्ज करवाने के लिए, जांच करवाने के लिए, तो और लोगों की क्या बिसात? तो ऐसा नहीं है कि जनता में ऐसा कुछ है कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कल्याण सिंह के ज़माने का चल रहा है या मायावती जी के ज़माने का चल रहा है। ऐसा कहीं नहीं चल रहा है। बस ये है कि सरकार बदले के रूप में काम कर रही है। तो जब सरकार बदले के रूप में काम कर रही है, यहाँ सरकारी एजेंसियों के जरिए कर रही है। इनके समय में जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें भीड़ के जरिए वो काम हो रहा था, तो वो इक्वल हो जा रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव के पक्ष में ये बात जाएगी। दो बातें, कौन सी बातें? एक सामाजिक न्याय का, दूसरे सरकारी नौकरी देने का। अब रह गई बात वर्तमान की। इस एक तस्वीर को देखिए दोस्तों। इस तस्वीर में एक वृद्ध और बीमार नेता पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाए गए हैं। देखिए, जनमानस में ये एकदम साफ धारणा है, परसेप्शन कहिए, सच्चाई कहिए, कि नेता अपराधी हैं, नेताओं ने करप्शन किया है। ये सामान्य धारणा है। लेकिन केवल एक ही नेता ने किया है, ये भी जनता जानती है कि एक ही नेता, एक ही पार्टी के नेता, केवल विपक्ष के नेताओं ने किया है, ऐसा नहीं है। क्या वे ही विपक्ष के नेता किए हैं जो मोदी जी के सामने सीना तान कर खड़े हैं? उद्धव ठाकरे ने तो कुछ नहीं किया है, सरकार में कभी थे ही नहीं, उनकी पार्टी का चीर फाड़ करवा दिया गया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर इतने सारे आरोप लगाए गए थे, इतनी सारी जांच के बाद कुछ नहीं निकला, आज वो भी सीना ताने खड़े हैं। लालू प्रसाद यादव जी कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं। लेकिन भारत की जनता बहुत भावुक है। ये भूलना नहीं है कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता पर करप्शन के आरोप थे, हाई कोर्ट ने उनको सजा सुनाई 10 वर्ष के कारावास की। उसी समय चुनाव हुआ और वो 2/3 से अधिक मेजॉरिटी से तमिलनाडु का चुनाव जीत गई थी। ये बात 1995-96 के आसपास की है। तो जनता एक दो बार तो इनको जेल जाने पर सोच लेगी कि ठीक है, गलत किए होंगे, कानूनी कार्रवाई है। लेकिन बार बार इनको बुलाया जाएगा तो ये जनता जिन नेताओं को मानती है तभी तो ये शीर्ष पर बैठते हैं, तभी तो ये लोकप्रिय होते हैं, वोट पाते हैं। फिर उस जनता के मन में ये आ जाएगा कि क्योंकि इसने मेरे लिए काम किया था, इसी नाते इससे बदला लिया जा रहा है। और अगर ऐसा कहीं आ गया तो बिहार में भाजपा के तंबू उखड़ जाएंगे। नीतीश कुमार के बस की बात नहीं कि बचा पाए। तो दोस्तों, ये 3 बातें तेजस्वी के पक्ष में जा रही हैं। एक, उनके द्वारा सरकारी नौकरियों का देना, उसको मुद्दा बनाना चुनाव में, और फिर सरकार में आने पर सरकारी नौकरी देना। दूसरा, सामाजिक न्याय के लिए न केवल कहना बल्कि करके दिखा देना। और तीसरा, कानून व्यवस्था को बिगड़ने न देना। चौथा, उनके पिता के प्रति सहानुभूति की लहर पैदा होना। इसमें तो केंद्र सरकार स्वयं ही ये अब मौका दे रही है। चौथी भी एक घटना घटने वाली है कि सुनने में आ रहा है कि तेजस्वी की भी गिरफ्तारी हो सकती है।
यदि ऐसा हुआ तो जनभावना का गुबार पैदा होगा। अब सरकार इसका काउंटर कैसे करेगी, क्या करना चाह रही है, यह देखना बाकी है, क्योंकि वर्तमान में जो केंद्र की सत्ता में है वो उन सभी नियमों, परिपाटियों, सीमाओं को तोड़कर चलते हैं जो अब तक रही हैं। जैसे उन्होंने अपने ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को किनारे लगा दिया। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय पर योगी जी को साइडलाइन कर दिया गया, तो उनके बारे में कुछ बहुत कहा नहीं जा सकता कि वो इसके आगे क्या करेंगे। लेकिन जनता में भावना भड़क रही है, बहुत तेजी से भड़क रही है। अब एक बात और भी बता दूं कि मोदी सरकार चुनाव जीतने के लिए विपक्ष की पार्टियों पर दो तरह से हमला कर रही है। एक तो उनके कैडर के नेताओं को अपनी तरफ कर ले रही है, डराकर, धमकाकर, लालच देकर, प्रलोभन देकर, पद देकर, और या फिर उनके बड़े नेताओं को जेल में डालने की धमकी देकर, उनको डराकर जेल में डालकर। जैसे इस समय 2 मुख्यमंत्रियों पर गिरफ्तारी की तलवारें लटक रही हैं, जो अभूतपूर्व है, जिसमें आप हेमंत सोरेन पर कह सकते हैं कि कुछ आरोप रहे होंगे क्योंकि उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, राजनीति में रहे हैं। लेकिन केजरीवाल पर भी करप्शन का आरोप लगा करके उनको भी जेल में डालने की बात हो रही है। आखिर ये करप्शन कौन कर रहा है, कहां से हो रहा है, किसी की कोई अंतिम रिपोर्ट नहीं आ रही है। सोनिया गांधी पर भी तो यही आरोप था अन्ना हजारे आंदोलन में कि अगर काला धन उनका आ गया तो हर एक व्यक्ति को 1 लाख मिलेगा, ये लाला रामदेव कहा करता था। आखिर इस तरह की झूठी बातों पर जनता कब तक विश्वास करेगी? मनीष सिसोदिया जैसे शिक्षा की अलग जगाने वाले नेता को इतने लंबे समय से जेल में रखा गया है, ये जनता कब तक यकीन करेगी? तो वर्तमान में केंद्र की साजिश, केंद्र की राजनीति इस तरह से चल रही है कि नेताओं को कमजोर करो, जो शीर्ष नेता हैं उनको जेल में डालो या जेल में डालने का डर पैदा करो जिससे कि वो काम न कर पाए। उनको जो आर्थिक मदद करने वाले लोग हैं उनके यहाँ लगातार आईटी की रेट डालो जिससे कि वो अपना हिसाब किताब देने में ही व्यस्त रहें। और तीसरा कि पार्टी के कैडर के नेताओं को अपनी तरफ मिला लो जिससे कि वो सैनिक विहीन हो जाएं। ऐन चुनाव के वक्त पर यह किया जा रहा है, लेकिन इसी समय पर एक चीज की उपेक्षा हो रही है जिसको नकारा जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है, और यही उलट देगा राजनीति को, और वो है जनभावना। दोस्तों, इंदिरा गांधी जब सारे नेताओं को जेल में डाल दी थी तो जनता में इतना आक्रोश पैदा हुआ कि वो चुनाव हार गई। जब वो चुनाव हार गई और उनको जेल में डाला गया तो जनता में जो भावना पैदा हुई वो दोबारा चुनाव जीत गई। इंदिरा गांधी जी को शहीद किया गया, कांग्रेस और बढ़कर आ गई। तो ये जनता तय करती है। अब जनता के वोट को न डालने दिया जाए, वोट काट दिया जाए, ईवीएम में दुरुपयोग करवा दिया जाए, ये सब आशंकाएं भी हैं और जनता इनको भी देख रही है। लेकिन इस वीडियो में मैं यही कहकर इस वीडियो को बंद करूंगा कि बिहार की राजनीति में जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है, चाहे भले ही तेजस्वी को परेशान किया जा रहा हो, लेकिन उनकी लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही है। उन पर लगे पुराने दाग, उनकी पार्टी के पुराने कार्यों के दाग बहुत तेजी से धुल रहे हैं और वो एक लोकप्रिय नेता बनकर खड़े हो रहे हैं। जैसे राहुल गांधी बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे, अगर आप मूल्यांकन करें तो आप पाएंगे कि विगत 2.5 वर्षों में सभी नेताओं में अगर तुलनात्मक समीक्षा की जाए, मूल्यांकन किया जाए, तो राहुल गांधी का ग्राफ सबसे तेजी से जहां थे वहां से ऊपर गया है। दूसरे नेता आपको मिलेंगे तेजस्वी, और इन दोनों का जो समीकरण है बहुत जबरदस्त है। तीसरा समीकरण आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, उद्धव ठाकरे। ये 3 परिवार ऐसे हैं जिस पर कितना भी हमला हो रहा है, हर तरह की कुर्बानी ये दे रहे हैं, लेकिन झुकने को, मिलने को तैयार नहीं है। ये तीनों ही परिवार, जी हां, मैं परिवार की बात करूंगा क्योंकि तीनों की राजनीतिक जमीन परिवार से जुड़ी हुई है, उनकी राजनीतिक पहचान परिवार से जुड़ी हुई है। ये तीनों ही परिवार बहुत बड़ा राजनीतिक रसूख रखते हैं। उद्धव ठाकरे अगर बीजेपी के साथ मिल जाएं तो पूरा महाराष्ट्र फतह कर लेगी बीजेपी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैसे ही लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी अगर बीजेपी के साथ मिल जाएं तो पूरा सामाजिक समीकरण भाजपा के पक्ष में चला जाएगा। उसकी भरपाई कोई मोहन यादव, कोई नीतीश कुमार, कोई उपेंद्र कुशवाहा, कोई जीतन राम मांझी कर ही नहीं सकते, लेकिन वो अपने मूल्यों पर अड़े हुए हैं। और तीसरे,
राहुल गांधी, पूरे भारत में उनकी पहचान होती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, पूरे भारत में उसके सांसद रहे हैं, सरकारें रही हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि पूरे भारत के सभी राज्यों में उनकी सरकारें रही हैं। तो उनकी पहचान पूरे राष्ट्रीय स्तर की है। अगर वो पार्टी थोड़ा सा समझौता कर ले और रिप्लेस करने दे बीजेपी को, अपने को थोड़ा डाउन कर ले, तो कम से कम परिवार को तो पूरी सुरक्षा, सुविधा, सुख, हर चीज मुहैया करा दिया जाएगा इस सरकार के द्वारा। लेकिन इन सब चीजों को तिलांजलि देकर ये तीनों ही नेता अपने अपने इलाकों में संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए दिख रहे हैं। जनता इन चीजों को देख रही है और इन तीनों का संघर्ष जनता के हित के लिए है, जनहित के मुद्दों के लिए है, न्याय के लिए है, हर तरह की स्वतंत्रता के लिए है, संविधान के लिए है। तो मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो होते दिखता है वो होता नहीं है, जिसको नहीं देखा जाता है वो हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब न किए सब्सक्राइब करिए। जय संविधान, जय संविधान।